हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने हिंदी 5th सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। प्रश्न 1। भारतीय काव्य शास्त्र के जनक भरत मुनि ने काव्य के कौन कौन से प्रयोजन बताए हैं? भारतीय काव्य शास्त्र के जनक भरत मुनि ने नाटक के रूप में काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: धर्म, यश, आयु की वृद्धि, हित या कल्याण, वृद्धि का विकास और लोक उपदेश। ये इनके 6 प्रयोजन हैं और ये फर्स्ट यूनिट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। प्रश्न 2। कीर्ति प्रीति च विंदति काव्य का यह प्रयोजन किसने बताया? प्रीति च विद्यति काव्य का यह प्रयोजन सरस्वती कंठाभरण जो पुस्तक है उसके रचयिता आचार्य भोजराज ने बताया है। ये भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है, तो ये भोजराज का है। तो उसी में इन्होंने कीर्ति प्रीति च विद्यति का प्रयोजन बताया है। यहाँ प्रीति का आस्य आनंद से है। काव्य रचना से कवि को यश की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से होती है, जबकि सहृदय पाठक को उससे आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका आप इस तरह से अर्थ ले सकते हैं कि कीर्ति का ये है कि जो कवि है वो अपने काव्य की जो रचना करता है और उससे जो उसे यश की प्राप्ति होती है वो कीर्ति है। और प्रीति का अर्थ इसमें आप ये रख सकते हैं कि जो कवि ने जो रचना की है उसको जो पढ़ने वाला सहृदय या पाठक है, उसको पढ़ने के बाद जो उसे आनंद की प्राप्ति होती है वो प्रीति है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने भी काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं: यश प्राप्ति, अर्थ या धन प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, अमंगल का निवारण, तुरंत परमा आनंद की प्राप्ति और प्रियतम के समान सरस और प्रेम पूर्वक उद्देश्य की प्राप्ति। ये इन्होंने बताए हैं। 6 भरत मुनि ने बताए हैं। प्रश्न 4। शब्दार्थों सहितो काव्याम यह किस आचार्य द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है? काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ काव्य अलंकार के रचयिता आचार्य भामा ने काव्य का यह लक्षण दिया है: शब्दार्थों सहितो काव्याम। अर्थात जो शब्द अर्थ या शब्द और अर्थ के सहित है वही काव्य है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि शब्दार्थों सहितो काव्याम के शब्द और अर्थ के साथ जो काव्य किया जाता है वही काव्य है। प्रश्न 5। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य का क्या लक्षण दिया है? आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य का लक्षण देते हुए अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कहा है। यहाँ आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो ये आनंदवर्धन की है, या आनंदवर्धन की के ग्रंथ का नाम बताइए। तो ध्वन्यालोक। सहृदय हृदय आदि शब्द अर्थ तम्यमेव काव्य लक्षणाम, अर्थात वह शब्द
शब्द अर्थ में रचना जिसमें रसिक जनों या सहृदय जनों के मन को आनंदित करने की क्षमता हो, काव्य है। प्रश्न 6, आचार्य मम्मट की काव्य की परिभाषा लिखिए। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, तद्दोषे शब्दार्थो सह गुणा वन अलंकृते पुनः पुनः क्वापि। अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो दोषों से रहित हैं, माधुर्य आदि गुणों से युक्त हैं और चाहे कहीं अलंकार रहित भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है यह है कि शब्द और अर्थ काव्य है जिसमें कोई दोष ना हो और माधुर्य मतलब मधुरता का गुण हो और चाहे उसमें अलंकार हो या ना हो वो भी काव्य है। प्रश्न 7, बाबू गुलाब राय ने काव्य साहित्य को किस रूप में परिभाषित किया? बाबू गुलाब राय ने साहित्य को इस रूप में परिभाषित किया है, साहित्य संसार के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएं अर्थात विचारों, भावों और संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय हो जाता है। प्रश्न 8, साहित्य के संबंध में भारतीय विद्वानों के दृष्टिकोण को संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का कथन है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि साहित्य जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा करके सजीव नहीं रह सकता। फिर डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति ही आनंद है, रस है और रस जीवन का सबसे बड़ा पोषक है। इन सभी परिभाषाओं के मूल हित और रस की बात निहित है, जिसे प्राचीन आचार्यों ने पहले स्वीकार कर लिया था। प्रश्न 9, काव्य हेतु को संक्षिप्त में समझा। उत्तर है, उन विशिष्ट शक्तियों अथवा कारणों को काव्य हेतु कहा जाता है जिनके द्वारा कोई विशिष्ट व्यक्ति या कवि उत्कृष्ट काव्य सृजन में सफल होता है। राजशेखर इन्हें काव्य माताएं तो वामन इन्हें काव्यांग कहते हैं। कोई इन्हें साहित्य के प्रेरणा स्रोत तो कोई इन्हें काव्य के प्रयोजन के रूप में देखते हैं। यहाँ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उन विशिष्ट शक्ति और कारणों को काव्य हेतु कहते हैं जिनके द्वारा कोई विशिष्ट व्यक्ति या कोई कवि अपने काव्य की रचना करता है, उनको हम काव्य हेतु या काव्य के कारण कहते हैं कि किस कारण से जो कवि ने उस रचना को लिखा। प्रश्न 10, प्रमुख काव्य हेतुओं का नामों उल्लेख कीजिए। तो भारतीय काव्य शास्त्रियों ने मुख्य रूप से काव्य के 3 हेतु बताए हैं। यद्यपि उन्होंने इन हेतुओं को अलग अलग नामों से अभिहित किया है, तथापि उनका तात्विक विवेचन करने पर वे परस्पर समानार्थी अथवा पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं। काव्य के इन 3 प्रमुख काव्य हेतुओं के नाम इस प्रकार हैं। शक्ति, इसे प्रतिभा भी कहते हैं। फिर है निपुणता, या इसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं। तीसरा है अभ्यास, निरंतर अभियोग। प्रश्न 11, प्रतिभा को किसने सर्व प्रमुख काव्य हेतु माना? आचार्य दंडी ने प्रतिभा को सर्वप्रथम कार्य हेतु माना। उनके मत अनुसार काव्य करने
की प्रतिभा नैसर्गिक होती है, इसीलिए उन्होंने प्रतिभा को नैसर्गिक प्रतिभा कहा है। प्रतिभा को नैसर्गिक कहने का उनका आशय यही है कि यह अभ्यास आदि से उत्पन्न नहीं हो सकती और इसके बिना कोई व्यक्ति काव्य कर्म में प्रवृत्ति भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 12। काव्य हेतु के रूप में वामन ने कितने काव्यांगों की व्याख्या की है? तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि वामन ने काव्य हेतुओं को क्या नाम दिया है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि वामन ने काव्य हेतु को काव्यांग कहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है काव्य हेतु के रूप में आचार्य वामन ने 3 काव्यांगों की व्याख्या की है। उनके द्वारा स्वीकृत ये 3 काव्यांग हैं लोक, विद्या और प्रकरण। अगला क्वेश्चन है 13। वामन के काव्यांग लोक का क्या अभिप्राय है? वामन के अनुसार लोक काव्यांग से अभिप्राय यह है कि कवि को जीवन एवं जगत का व्यापक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यही से वह काव्य रचना के लिए काव्य वस्तु प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है 14। वामन ने विद्या किसे कहा है? तो वामन ने शब्द शास्त्र, कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र तथा राजनीति के ज्ञान को विद्या कहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनके ज्ञान के अभाव से काव्य सृजन नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है 15। वामन के प्रकरण काव्यांग को स्पष्ट कीजिए। तो वामन ने प्रकरण के रूप में लक्ष्य ज्ञान के अंतर्गत अन्य महान काव्यों के अध्ययन, अभियोग अथवा अभ्यास, वृद्धि सेवा, काव्यांग की सेवा, उनके निर्देशन में काव्य रचना का अभ्यास करने को सम्मिलित किया है। इसमें अवेक्षण अथवा उपयुक्त पदों के चयन और अनुपयुक्त पदों के वर्जन के साथ साथ पूर्व जन्मों से प्राप्त संस्कार या काव्य बीज का उल्लेख करते हुए अवधान या चित्त की एकाग्रता की चर्चा की है। प्रकरणों में मान्य प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य तत्वों का समावेश निपुणता और अभ्यास में ही हो जाता है। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।